एग्ज़ाम करीब आ गया है। तो एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या मैटर करेगा आपका? रिवीजन मैटर करेगा जी। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में टारगेट करता हूँ, फिर चैप्टर 1 और 2 का भी हम रिवीजन कर करके ऐसे ही एक शॉर्ट वीडियो या कुछ 20-25 मिनट आधा घंटा की वीडियो आप लोग को दे देंगे। नहीं होगा तो अगर टाइम मिला तो यूट्यूब पे डाल देंगे, नहीं तो आप लोग को हम कहीं पे लिंक दे देंगे ताकि उसको भी आप एग्जाम के 1-2 दिन पहले रिवाइज कर पाएँ। तो कहने का मतलब है एक ही दिन में मुश्किल से 1.5-2 घंटा आप इस वीडियो को सुनिएगा तो पूरा का पूरा आपका बिजनेस स्टडी रिवाइज हो जाएगा। नाउ चैप्टर नंबर 3 पे बात करते हैं, जहाँ पे आपको प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस के बारे में बात किया जा रहा है। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा हमको बोलिएगा कि सर इसको फिर से समझा दीजिए, ठीक है ना? ठीक है जी। अब देखिए, इंटरप्राइजेस किसको बोलते हैं? इंटरप्राइजेस का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम आपको समझाए थे डेफिनेशन, इंटरप्राइज का मतलब क्या है सर? तो इंटरप्राइज का मतलब वो है सर जो बिजनेस एक्टिविटीज को कर रहा होता है, चाहे वो प्राइवेटली कर रहा हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में कर रहा हो, चाहे वो ग्लोबल मार्केट में कर रहा हो। कहने का मतलब है सर, हाँ। हाँ। अच्छा कोई बात नहीं। तो पोस्टल सर्विस पहले लिखा दूं या पहले इसको कंप्लीट करा दूं? पहले, हाँ ठीक है, इसको पहले मैं करा देता हूँ, फिर मैं लास्ट में पोस्टल सर्विसेज के बारे में डिक्टेट करा दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है। नाउ इंटरप्राइज का मतलब हम क्या बता रहे थे? इंटरप्राइज का मतलब होता है सर जो बिजनेस करते हैं उनको बोलते हैं इंटरप्राइजेस। आप लोग देखे होंगे आसपास में कहीं पे दुकान पे ABC इंटरप्राइजेज, XYZ इंटरप्राइजेज। जैसे अब मैं गोराई रोड से जाता हूँ कभी कभी, तो वहाँ पे पता नहीं क्या नाम का दिखता है, बहुत बड़ा लिखता है, कोई इंटरप्राइजेस करके लिखा हुआ है। आई डोंट नो प्राइवेट, वो प्राइवेट सेक्टर, मैंने प्राइवेट सेक्टर मतलब प्रोप्राइटर है कि प्राइवेट कंपनी है, या कहने का मतलब है कुछ भी हो सकता है सर। इंटरप्राइज का मतलब हो गया एक बिजनेस। इसी से वर्ड आके निकलता है आपका इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब द पर्सन हु इज डूइंग या हु इज मैनेजिंग द बिजनेस और इंटरप्राइजेस, उसको बोलते हैं इंटरप्रेन्योर। ठीक है सर। तो इंटरप्राइज का मतलब सिंपल शब्द में जो बिजनेस का एक्टिविटी करता है सर उसको इंटरप्राइज बोलते हैं सर, चाहे वो प्राइवेटली करे, चाहे वो पब्लिकली करे, चाहे वो ग्लोबल मार्केट में करे। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में कितना बढ़िया लिखे हैं आप, सोल प्रोप्राइटर में आपका, जैसे अपने कोचिंग के नीचे बिना बुक शॉप है, वो सोल इंटरप्राइजेज है। सेल कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज है। इंडियन रेलवेज है, पब्लिक इंटरप्राइजेज है। जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक्सचेंज, TCS, ये सब ग्लोबल इंटरप्राइजेज है। तो कहने का मतलब है जी कि ये सब हमारा इंटरप्राइजेज में आते हैं। सो इंडियन इकोनॉमी में हमारे दो तरह का सेक्टर काम करता है, एक प्राइवेट सेक्टर और एक हमारा पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर किसको बोलते हैं सर? प्राइवेट वर्ड ही है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब होता है आपका अपना निजी, आपका अपना चीज जिसके साथ आप कोई शेयर नहीं करेंगे, वो आपका है, वो आपका प्राइवेटली बोला जाता है। जैसे कंपनी आपका है, आप 2 आदमी मिलके चला रहे हैं, आप 10 आदमी मिलके चला रहे हैं, पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है। 20 आदमी मिलके चला रहे हैं, 100 आदमी मिलके चला रहे हैं, तो इस सेक्टर को बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। क्या लिखा है इसके बारे में? इसके बारे में लिखे हम, इट इज ओन्ड एंड मैनेज बाई इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इस सेक्टर को बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। जैसे कोई देखते हैं ना, ABC प्राइवेट लिमिटेड, रंजन कॉमर्स क्लासेस, सो ये सब क्या है? आपका प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक को कोई लेना देना है क्या? नहीं सर। नो, दूसरा आता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में भी पब्लिक को लेना देना तो नहीं है, लेकिन पब्लिक एज अ स्टेक होल्डर उसमें इन्वॉल्व है, और उसको मैनेज कौन करता है सर? उसको मैनेज करता है गवर्नमेंट। उसको गवर्नमेंट ओन करता है और गवर्नमेंट ही मैनेज करता है। नाउ नोट में मैंने कुछ लिखवाया था, नोट में क्या लिखाया था? इन अ रिसेंट टाइम ग्लोबल इंटरप्राइजेस लाइक MNCs हेल्प also become an important part of the business world। आज के दिन में MNC का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पहले सोचो कि हम इंडिया में बैठे बैठे US वालों को कोई काम करते थे क्या? नहीं करते थे। इवन आप सोचिए कि हम बिहार में बैठे बैठे यूपी का काम नहीं कर पाते थे, बिहार में बैठे बैठे वेस्ट बंगाल का काम नहीं कर पाते थे। तो धीरे धीरे हमारा खटखुट खटखुट कोई बंद कर लेंगे? कौन है जो म्यूट कर लीजिए खुद को, बोलने के लिए जो होगा तो अपन दिल साथ माइक थोड़ा बंद कर लीजिए, है ना? तो इन रिसेंट टाइम हमारा MNCs बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है देश में। जैसे हम लोग अभी थोड़ा देर पहले बोल रहे थे कि हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजनेस करने के लिए अ लॉट ऑफ चैलेंजेस मतलब अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, उसको भी compete करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। बट नाउ आज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के कारण हम लोग पूरे देश में, देश छोड़ दो पूरे वर्ल्ड में बैठे बैठे हम काम करते हैं। जैसे मेरा एग्जांपल, मैं
आप लोग कभी देखे भी होंगे, अमेरिकन से, कभी यूरोपियन वालों से। और किसी कंपनी में आप जाइएगा तो वहाँ पे भी आप अमेरिकन का काम करते हुए आप दिखेंगे, कभी यूरोपियन का काम करते दिखेंगे। कैसे होता है सर? क्योंकि वो एमएनसी कंपनी है, वो ग्लोबल इंटरप्राइजेस है। तो आने वाले टाइम में और बढ़ेगा एमएनसीज। अभी तो अभी तो रिसेंटली ये इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड बोल लीजिए, या इसका बहुत बड़ा योगदान अभी कुछ ही दिनों में होना शुरू हुआ है। आने वाले टाइम में और एमएनसी ग्रो करने वाला है जी। अच्छा सर, अब एक एक करके सारे सेक्टर के बारे में बात करेंगे। पहले प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस किसको बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस सर उस इंटरप्राइजेस को बोलते हैं जिसमें बिजनेस का जो ओनर होता है, बिजनेस का जो कंट्रोल करने वाला मैनेजर होता है, जो उसको फाइनेंस करता है, जो रुपया देता है बिजनेस के लिए, वो प्राइवेटली ग्रुप या कुछ लोगों को मिल करके कराया जाता है जी। तो ऐसे इंटरप्राइज को हम लोग बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज। इसका मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना। मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। कि किस किस रूप में ये सेक्टर चलता है सर, किस किस रूप में ये इंटरप्राइजेस चलता है सर? तो एक तो हो गया सोल प्रोप्राइटर के रूप में। जैसे सोल प्रोप्राइटर का मतलब है, सोल मतलब अकेला। अकेला व्यक्ति धंधा करेगा, अकेला व्यक्ति पैसा लगाएगा, अकेला व्यक्ति मैनेज करेगा, अकेला व्यक्ति प्रॉफिट कमाएगा। वही अकेला व्यक्ति लॉस हुआ तो लॉस सहेगा, कोई और उसको उसमें साथ देने वाला नहीं है। तो ऐसे प्रोप्राइटरशिप को क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। और ये प्राइवेट एंटरप्राइजेज है। पार्टनरशिप, जैसे हम और दो चार मिल करके एक पार्टनरशिप फर्म खोल दिए, हम दो चार मिल करके ही पैसा लगाएंगे, हम दो चार मिल के ही ओन करेंगे, हम दो चार मिल के ही कंट्रोल करेंगे, हम दो चार मिल के ही प्रॉफिट कमाएंगे और आपस में बांट लेंगे। पार्टनरशिप सर। ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में मैंने आपको याद होगा बताया था कि एक पूरा फैमिली एक अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराता है, वो बताता है कि हम ज्वाइंटली काम करते हैं। हिंदू फैमिली में ओनर जो होता है वो सब उसके मेंबर होते हैं। कर्ता कौन होते हैं? जो घर के सबसे सीनियर पर्सन है वो कर्ता हो जाते हैं। उनका वो भी प्राइवेटली काम कर रहे हैं, उनको भी किसी और से लेना देना नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनता है उसका पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट कमाना और अपने मेंबर के बीच में बांट देना। कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, एक कंपनी रजिस्टर करता है, कंपनी रजिस्टर करने के बाद क्या करता है जी? प्रोडक्ट को पूरे देश में बेचता है, कमाता है पैसा, अपने शेयर होल्डर के बीच में बांट देता है। वहाँ पे भी कुछ मेंबर ही कंट्रोल करते हैं, ओन करते हैं, फाइनेंस करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। सिंपल। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में, मैंने सेकंड चैप्टर में डिटेल में स्टडी कर चुके थे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन भी करा दिया था, क्योंकि वहाँ पे पढ़ना था ना अपने पास फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और यही सारा फॉर्म्स था वहाँ पे। तो ये सब चीज़ हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं थी। तो इन सारे सेक्टर में जो इन्वॉल्व होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। ना पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का मतलब हमने क्या बताया था? पब्लिक सेक्टर का हमने मतलब बताया था सर कि जनरली, नॉट जनरली, गवर्नमेंट ही ओन करता है और पब्लिक एज अ स्टेक होल्डर उसमें इन्वॉल्व होता है जी। इनका पर्पस पैसा कमाना तो नहीं होता, पैसा आ जाता है जी, पैसा कमाने लगते हैं, लेकिन इनका मेन पर्पस होता है पब्लिक को वेलफेयर पहुंचाना। मेन पर्पस क्या है? पब्लिक को वेलफेयर पहुंचाना। और पैसा हमने क्या बोला? आ जाता है जी। जैसे हम बताते हैं ना क्लासरूम में कि नॉन फाइनेंस के पीछे आप दिमाग लगाइएगा, फाइनेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लर्निंग इज अर्निंग बोला जाता है ना, लर्निंग पे फोकस करते रहिएगा, अर्निंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सिमिलरली सेम चीज़ है गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये जब पहली बार टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल खोला था तो ये नहीं सोचा था कि पैसा कमाएंगे, ये सोचा था कि लोगों को जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन बाद में पैसे कमाने लगा। अच्छा, ऐसा है कि बीएसएनएल तो लॉस में है। रेलवे, रेलवे का पर्पस ये नहीं था प्रॉफिट कमाएंगे, रेलवे का पर्पस था कि हमारा कन्वीनियंस ईजी हो जाएगा, कहीं भी एक आदमी दूसरी जगह पे आ जा सकता है बहुत मिनिमम कॉस्ट में। अब देखिए रेलवे प्रॉफिट में भी रहता है ना? तो कहने का मतलब है दीज आर द इंटरप्राइजेज जो कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है और जिसका पर्पस था पब्लिक वेलफेयर करना। और ऐसे सेक्टर के इंटरप्राइजेज को इधर सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करता है या मैनेज करता है, या स्टेट गवर्नमेंट ओन करता है मैनेज करता है, या दोनों मिलके करता है जी। दोनों मिलके भी कर सकता है। इनका मैंने उद्देश्य बताया था, उद्देश्य बताया था बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। दूसरा उद्देश्य बताया था प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। तीसरा उद्देश्य बताया था सप्लाइंग एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज। प्राइवेट मोनोपोली को खत्म करना, रोकना। ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी को, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी को बरकरार रखना। एक एक करके समझते हैं जी। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, अगर सोचो अगर रेलवे नहीं होता तो हम बड़ी आसानी से पटना से कोलकाता जा सकते थे क्या? नहीं सर, बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता। बड़े आसानी से कोई प्रोडक्ट हम पटना से जा करके दिल्ली में बेच सकते थे क्या? नहीं सर, बहुत खर्चा करना पड़ सकता था। सो ये होता है हमारा हाँ, हैंड रेज करें तो और कोई क्वेश्चन है क्या? मैं देख नहीं पाता हूँ इस स्क्रीन को। अच्छा, ठीक है, ठीक है।
तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। दूसरा, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। आज इस देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कौन है? रेलवे। करीबन 15 से 16 लाख लोगों को नौकरी दे रखा है, ज़्यादा ही हो रखा होगा। वो उसका मेन रोल पे हम बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल पे काम करते हैं और वहाँ पे एसोसिएट होकर काम करते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव तरफ से तरीक़ा से काम करते हैं। तो रेलवे बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट, बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट। एक जगह उसका एक ब्रांच खुल जाता है, तो जैसे आप यहीं पे आसनसोल में सेल का जो यूनिट है बरनपुर में, कितने मैन पावर है? तो करीबन 13-14 हज़ार आदमी उस छोटे से यूनिट में काम करता है जी। सोचो, एक जगह करके 14 हज़ार लोगों को उन्होंने नौकरी दे रखा है। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। अच्छा, जब कोविड टाइम आया था तो कोविड टाइम में सारे प्राइवेट सेक्टर वालों को बोल दिया गया बंद रहो, घर पे बैठ के काम करो, घर पे बैठ के काम करो। क्या पब्लिक सेक्टर का आदमी घर पे बैठा था? क्या नहीं। क्या लिखा था? अपने गाड़ी पे लिख लेता था एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल लिख करके आराम से मार्केट में दौड़ धूप रहा है, काम कर रहा है, क्योंकि वो उनका काम ही है एसेंशियल। अब सेल कंपनी नहीं चलेगा तो स्टील नहीं बनेगा, स्टील नहीं चलेगा, स्टील नहीं बनेगा, लोहा नहीं बनेगा तो रेलवे नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? तो सब ए टू जेड उनका पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस A to Z हर एक आदमी के हिस्सा में जुड़ा हुआ है, जिंदगी से जुड़ा हुआ है, हर एक जिंदगी से जुड़ा हुआ है उन लोगों का। इसलिए सेल का तो हम सुनते थे पहले, ये लोग का कॉल वॉल करते थे मोबाइल पे, तो हर एक जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल बोलता था जी। उनके कॉल फोन पे लगाते थे तो क्यों? रेलवे भी देख लीजिए, सब बंद हो गया था। रेलवे बंद हुआ था क्या कोविड में? नहीं, नहीं बंद हुआ था, बिल्कुल नहीं बंद हुआ था। हॉस्पिटल बंद हुआ था क्या? नहीं, हॉस्पिटल तो बिल्कुल और खुला था। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में जो काम करते हैं वो एसेंशियल, एसेंशियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज होता है हर किसी की ज़िंदगी में, तो उनका सप्लाई होता है। और प्राइवेट मोनोपोली, अब कोई टाटा स्टील बोले कि हमारा अपना मोनोपोली है स्टील के सेक्टर में, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई गैस में बोले, पेट्रोलियम में बोल दे रिलायंस का कि हमारा सबसे बड़ा यूनिट, हम ही मोनोपोली क्रिएट करते हैं, तो तब तो अपने हिसाब से वो गैस बेचता, अपने हिसाब से रेट बेचता। नहीं, आप देखिए अपने देश में OMC है, ऑयल मैनेजिंग कमेटी है, जो हर 14 दिन पे रेट को बताता है कि तुम्हारा रेट इतना नहीं, इतना होना चाहिए, इतना नहीं, उतना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर IOCL, BPCL, HPCL में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। मोनोपोली क्रिएट नहीं होने दे रहा, और इकोनॉमी तो ग्रोथ होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? सो दीज आर द सेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। सर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का फॉर्म्स बता दीजिए। जैसे आप ऊपर में प्राइवेट सेक्टर का फॉर्म्स बताए थे, तो पब्लिक सेक्टर का भी फॉर्म्स बता दीजिए। तो यहाँ पे पहला आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये बड़ा ही पुराना सिस्टम है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, बड़ा ही पुराना सिस्टम है जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हमने लिखा है होगा, इंडियन रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। इनका फीचर क्या है सर? गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। दूसरा, ये मिनिस्ट्री का पार्ट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या करते हैं? डिफेंस के रिगार्डिंग एक कंपनी चलता है IEX, उसके रिगार्डिंग जितने सप्लाई होता है डिफेंस के रिगार्डिंग उसी कंपनी के थ्रू होता है जी। रेलवे कोई और कंपनी, आप चाहिएगा कि रेलवे कंपनी बना लें, हम चला लें, चलेगा क्या? नहीं सर, रेलवे में एक ही कंपनी चलता है IRCTC, और जो वेंडर वेंडर हैं वो अलग चीज़ है, फूड प्रोवाइड करना वो सब अलग चीज़ है। बट रेलवे तो एक ही, इंडियन रेलवे, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे उसको मैनेज करता है। समझ में आया मेरा बात? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील मैनेज करता है सेल को, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम मैनेज करता है IOCL, BPCL को, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन मैनेज करता है BSNL, पोस्ट ऑफिस को। ये सब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। इनका मेरिट क्या है सर? पहला चीज, गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करता है, हाई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होता है, हाई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होता है। तो नेक्स्ट, ये एसेंशियल सर्विस, अगेन जैसे डिफेंस बोल लीजिए या रेलवे बोल लीजिए। एक सेकंड दीजिएगा। हेलो गौरव, ज्वाइन करो यार क्लास। अच्छा अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ सेशन में, भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक है। हम्म, हाँ जी, कहाँ पे थे? मेरिट्स एंड सुटेबल फॉर एसेंशियल्स, एसेंशियल सर्विस। आज देखिए हम लोग के लिए कितना एसेंशियल है। सेना, रेलवे बहुत एसेंशियल है जी। नहीं होगा तो हम लोग बोलते हैं ना, सैनिक बॉर्डर पे काम करता है तो हम लोग दिन भर रात भर आराम से सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐश मौज करते हैं, है ना? सो दैट्स वाई ये हमारे लिए बहुत एसेंशियल है।
डिमेरिट सर, डिमेरिट ये है कि सर इन सब डिमेरिट, ये जो डिमेरिट है ना, ये सब जगह मिलेगा आपको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है आपका, सरकार इन्वॉल्व है। सरकार इन्वॉल्व है मतलब पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है। अब जहाँ पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल का तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, क्लास में भी नहीं करता हूँ, बट आप इतना समझ जाइए पॉलिटिकल में, राजनीति में सबका अपना अपना मकसद होता है। अब अपना मकसद के चक्कर में पब्लिक का मकसद लोग भूल जाते हैं। दैट्स वाई ये बहुत बड़ा डिमेरिट है। दूसरा, लेस फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत जल्दी बदलाव नहीं होता है, जबकि इस देश में बदलाव होना चाहिए। आज देखो बीएसएनएल पुराना सिस्टम ही फॉलो कर रहा है, कम्युनिकेशन में क्यों फेल है वो? आज बीएसएनएल का सिम, बीएसएनएल का टावर, बीएसएनएल का सब कुछ, शुरुआत तो बीएसएनएल ने किया था। क्यों? क्योंकि उसमें मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, उसमें जल्दी से कोई चीज़ बदलाव नहीं किया जा सकता, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है सर। और जियो देखिए, आज अपने सिस्टम में ये बदल लेगा, आज सिस्टम में ये बदल लेगा, घर आके लगा देगा। बीएसएनएल वालों को सोचिए कि हम घर आके लगाएंगे, आज कंप्लेन दर्ज करिएगा 7 दिन में आएगा। तो उसके यहाँ लेस फ्लेक्सिबिलिटी है, इसका डिसीजन डिले होता है। ऑब्वियस सी बात है डिले होगा, क्योंकि ऐसे नहीं ले सकते ना, सब लोग बैठेंगे आपस में बात करेंगे, हाँ भाई तुम्हारा क्या राय है, हमारा क्या राय है, फिर हाँ ना होगा तो डिले डिसीजन। दूसरा दूसरा ये हो गया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। दूसरा जिसको बोलते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। जैसे अपना इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर लें, ICAI, ICMAI, RBI, FCI, LIC, ये सब कॉरपोरेशन है जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, जो स्पेशल एक्ट के थ्रू, स्पेशल लेजिस्लेटिव के थ्रू बनाया गया, जिनका पर्पस ही स्पेशल रहा है। ICAI का क्या पर्पस रहा है कि भाई साहब आप अकाउंटिंग प्रोफेशन में, फाइनेंस अकाउंटिंग प्रोफेशन में रोल प्ले करेंगे, आप फाइनेंस अकाउंटिंग को मैनेज करेंगे, पूरे देश में अकाउंटिंग के लिए प्रिंसिपल बनाएंगे। ICMI को बोला गया कि आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाएंगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आप स्टैंडर्ड तैयार करेंगे। LIC को क्या बनाया गया कि लोगों का रिस्क कवर करेंगे। FCI को क्या बनाया गया? FCI को बनाया गया कि भाई साहब आप इस देश में जितने किसान हैं जो खेती करते हैं, अपने फसल उगाते हैं, फसल को आप खरीदेंगे और आप डिस्ट्रीब्यूट करा करके लोगों को पहुंचवाएंगे। तो ये पर्टिकुलर एक पर्पस से इनको बनाया गया जी। RBI का क्या पर्पस से बनाया गया होगा? RBI को इस पर्पस से बनाया गया होगा कि इस देश में जितने बैंक बनेंगे, जैसे PNB हो गया, SBI हो गया, जितने भी बैंक बनेंगे उन सब बैंक को आप रेगुलेट करेंगे, उन सब बैंक को आप रूल्स दिखाएंगे, बताएंगे, उन सब को आप गाइडलाइन देंगे, उन सब को आप मैनेज करेंगे जी। इस पर्पस से ये कॉरपोरेशन बनाया गया जी, जिनको हम लोग पब्लिक कॉरपोरेशन बोल सकते हैं या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बोल सकते हैं। सर इनका फीचर क्या है सर? पहला चीज, ये बनता है लॉ, ये लॉ के द्वारा, स्पेशल लॉ के द्वारा बनता है, एक्ट में। मैंने पार्लियामेंट में इसका स्पेशल एक्ट ही रहेगा, देखिएगा CA के बारे में तो लिखा रहेगा अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। हम लोग को जो मेंबरशिप कार्ड मिलता है उसमें लिखा रहता है स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का, एक्ट का ये मेंबर है। अब इसका बहुत लोग बहुत लोग मिस यूज करते हैं, टोल पे जाएगा बोलेगा हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर हैं। अरे भाई तुम MP का मेंबर नहीं हो, MP का एक्ट का बनाया गया इंस्टीट्यूट का मेंबर हो, लेकिन अपने आप को बोलता है MP का मेंबर है, छोड़ देता है, उसका टोल भी नहीं लेता कभी कभी। कई बार तो हमारे साथ एक बैठे हुए थे, हमारे दोस्त बोले रुके रुके सर यहाँ पे हम टोल नहीं देंगे। हम बोले क्यों? अभी दिखाते हैं, कार्ड निकाल रहा है, अभी हम बताया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, हम छोड़ दिया उसको। बोले सर ये तो गलत है। अरे सर कौन टोल देगा? तो कहने का मतलब है ये स्पेशल पार्लियामेंट एक्ट के तहत ये बनाया जाता है। आप लोग ऐसा मत करिएगा, हम भी नहीं करते हैं, कभी नहीं। दूसरा, इनका अब अपना लीगल एंटिटी बन जाता है सर, इसमें गवर्नमेंट का ओनरशिप होता है। अब इंस्टीट्यूट चाहेगा तो खुद से अपना डिसीजन नहीं ले सकता, बनाए तो हैं लेकिन गवर्नमेंट का डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको कुछ भी बदलाव करना है, जैसे हम जब हमने पढ़ाई शुरू किया था तो इसका नाम था ICWAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अभी देखिए अब नाम क्या लिखाता हूँ मैं और क्या बोलता हूँ मैं, ICMAI। अब ICWAI से नाम बदलने के लिए, ICMAI एक ही बार में नहीं हुआ, इसके लिए 5 साल तक ये लोग सरकार के पीछे दौड़ा है, 5 साल तक, तब जाके नाम बदलाया, क्योंकि गवर्नमेंट का ओनरशिप है इसमें, आप नहीं बदल सकते हैं। ऑटोनोमस फंक्शनिंग, ऑटोनोमस फंक्शनिंग का मतलब एक पर्टिकुलर पर्पस से हम आपको बनाए, आपको वही काम करना पड़ेगा। हम आपको बोले कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिगार्डिंग आपको प्रिंसिपल देना है, आप सेक्रेटरियल काम को लेकर के प्रिंसिपल नहीं निकालेंगे, आप कॉस्टिंग को लेकर के प्रिंसिपल नहीं निकालेंगे आप। सर्विस ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव, इनका पर्पस कोई गुड्स बेचना नहीं है। CA कोई किताब बेचता है क्या? नहीं। CA में कोई किताब बेचता है क्या? आप पढ़ने के लिए किताब तो देता है बट बहुत मिनिमम कॉस्ट पे देता है,
उनका मेन पर्पस क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इनको मैनेज करने वाले प्रोफेशनल होते हैं। फ्लेक्सिबल ऑपरेशन, इनको इनका ऑपरेशन हमेशा से फ्लेक्सिबल होता है। आरबीआई का क्या है, देखिए आज खुद बताएंगे, आज हम ये करने वाले हैं, कल हम ये करने वाले हैं, एनपीओ का गाइडलाइन ऐसे निकालने वाले हैं। तो फ्लेक्सिबल ऑपरेशन होता है इनका, एक ही ऑपरेशन, रिजिड ऑपरेशन नहीं होता, इनका ऑपरेशन फ्लेक्सिबल होता है जी। एडवांटेज सर, पहला एडवांटेज कि ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है, इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत कम है, तो डिसीजन जल्दी से लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कम है, क्योंकि हमने उनको अब उनको अधिकार दे दिया कि इस क्षेत्र में आप ही काम करेंगे। हाँ, कुछ ऐसा बदलाव करना है कि इस इंस्टीट्यूट में बदलाव करना है, तब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगा। अब सीईओ को मैंने बोल दिया, सीए इंस्टीट्यूट को मैंने बोल दिया कि तुम गाइडलाइन निकालोगे डिप्रिसिएशन के रिगार्डिंग अकाउंटिंग को लेकर के, तो अब डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग को अब वो बना रहा है, निकाल रहा है, तो गाइडलाइन निकालेगा। अब क्या वो मिनिस्ट्री को दिखाएगा? क्या मिनिस्ट्री में कौन बैठा जो डिप्रिसिएशन को समझ सकता है? नहीं समझ सकता ना। तो कहने का मतलब है ऑपरेशनल यहाँ पे ऑटोनॉमी है, काम इनके ऊपर डाल दिया गया, तो पब्लिक इंटरफेरेंस थोड़ा कम है। मैंने बोला थोड़ा कम है, लेस, इसीलिए मैंने बोला लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, लेकिन थोड़ा कम। सर्विस टू पब्लिक, ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक को सर्व करता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इजी टू स्टैब्लिश लार्ज प्रोजेक्ट, जैसे सीए इंस्टीट्यूट, सीएबी इंस्टीट्यूट, आजकल आर्मी के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लोगों को नॉलेज दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, उन लोग को पढ़ा रहा है। इस प्रोजेक्ट, इनको इस्टेब्लिश करना उनके लिए बहुत आसान है। ये सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे बनाएं, मिनिस्ट्री को बिठाएं, लोगों से परमिशन लें, नहीं, उनको तो पढ़ाना ही ऑब्जेक्ट है, तो आप पढ़ा सकते हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लोगों को पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। तो इजी टू स्टैब्लिश लार्ज प्रोजेक्ट, अगर कोई प्रोजेक्ट आपको इस्टेब्लिश करना है देन आपके लिए ईजी होता है। डिसएडवांटेज, मैंने बोला ना, थोड़ा सा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, इसीलिए डिसीजन थोड़ा देरी हो जाता है, पॉलिटिकल गेन के कारण, राइट, कभी कभी, हमेशा नहीं। दूसरा, लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव, लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव में, अब चूंकि इनको चलाने वाले लोग प्रोफेशनल हैं, तो उनका इनसे पैसा मिलेगा नहीं, प्रॉफिट मिलेगा नहीं। अब जब प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो लोग उतना इंटरेस्ट लगाता नहीं, ठीक है भाई, होगा, चलेगा, काम चलेगा, कर लेंगे। अभी मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा चलो मैं बोल, जैसे मैं ही हूँ, पढ़ना चैप्टर में कुछ होता है, हमसे फ़ोन करता है, हाँ कर लीजिए सर, कर लीजिए, मैं आऊँगा तो कर दूंगा। अब ये वाला थोड़ा सा सही नहीं है, मुझे वहाँ होना चाहिए, अब मैं वहाँ पे क्यों नहीं हूँ, रह के करेंगे क्या, क्या फायदा थोड़े मिलेगा ज़्यादा कुछ। तो लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव, अब वही हमारा प्रॉफिट होता है, इंस्टीट्यूट बोलता है कि आप आइए, आप डिसीजन लेते हैं, तो हम आपको 5,000 रुपये देंगे, 2,000 रुपये देंगे, वहीं जाता मैं, नहीं नहीं मेरा प्रॉफिट है इधर, काम करना पड़ेगा। तो ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। रिजिड, टी नहीं है, डी है, रिजिड, रिजिड स्ट्रक्चर, जल्दी बदलाव नहीं होता इसमें। इस इंस्टीट्यूट का अंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको आसानी से बदलाव नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर रिजिड है, चाहे वो काम करे चाहे नहीं करे। मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड, हो सकता है सर, कभी कभी मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड हो सकता है सर, लोगों का पैसा है, इन्वॉल्व है, कई ऐसे हैं इंस्टीट्यूट में लोग बच्चों से पैसा ज़्यादा ले लेता है, रजिस्ट्रेशन का 5-6 हज़ार रुपये पैसा लगता है, 10,000 रुपये में रजिस्ट्रेशन कराता है, तो पब्लिक फंड ही तो मिस यूज़ कर रहे हैं आप। तो एक ये अंडरटेकिंग रहा जी। तीसरा अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं सर? सर वैसा कंपनी जहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट वहाँ पे कैपिटल लगा रखा है सर, कितना सर, कितना लगाएगा कि गवर्नमेंट कंपनी, उस कंपनी का नाम हो जाएगा गवर्नमेंट कंपनी, तो आधा से ज़्यादा, साधारण भाषा में आधा से ज़्यादा, तो टेक्निकल भाषा में 51%, 50% नहीं, 50 से ज़्यादा, 51%, एटलीस्ट 51% जहाँ पे गवर्नमेंट स्टेक रखता है, उस कंपनी को बोल देते हैं गवर्नमेंट कंपनी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल स्टेट और बोथ दोनों हो सकता है सर। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद 51% रखता है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट, इन दोनों गवर्नमेंट को मिला करके फिर 52% आता है, तो भी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगा। सिर्फ जूट कॉरपोरेशन में सिर्फ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ही 60% का स्टेक है, तो गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगा। सर ऐसे कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, और अपने आप को बताना पड़ता है कि हम गवर्नमेंट कंपनी होंगे। दो तरह का कंपनी बनता है, गवर्नमेंट कंपनी, एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी। तो ऐसे कंपनी को क्या बताना पड़ेगा, हम गवर्नमेंट कंपनी होंगे, कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है जी, इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013।
ये काम तो सर प्राइवेट कंपनी जैसा करता है काम तो, क्योंकि कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन लीजिएगा तो कंपनी बन गए, आप तो काम करिएगा प्राइवेट कंपनी जैसा। लेकिन आपका पूरा कंट्रोल एंड ओनरशिप प्राइमरली गवर्नमेंट के पास होगा। जैसे सेल, देखिए सेल कितना काम कर रही है, कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, काम तो कर रही है। लेकिन सर उसमें प्राइमरली कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है। भेल में, ओएनजीसी में, एचपीसीएल में, बीपीसीएल में, आईओसीएल में, अलॉट ऑफ कंपनीज गवर्नमेंट कंपनी है जहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेक है, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करता है प्राइमरली। और काम तो हो रहा है, और काम ऐसे हो रहा है जैसे जैसे प्राइवेट कंपनी काम होता है, क्योंकि आपको प्रॉफिट कमा के देना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। फीचर क्या है सर, इस ऐसे कंपनी का फीचर क्या है? तो पहला चीज़, ये रजिस्टर्ड होता है कंपनीज एक्ट में। दूसरा चीज़, मेजोरिटी रखता है गवर्नमेंट का ओनरशिप। तीसरा चीज़, इसका अपना अपना पहचान होता है। चौथा चीज़, इसका अपना मैनेजमेंट, सेल में अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, भेल में अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। इसको बहुत सा गवर्नमेंट रूल से एग्जम्प कर दिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है ना, अब अपना ही, अब सिंपल सी बात है, हम ही नियम बना रहे हैं कि हमको टैक्स काटना है, टैक्स काट के हमको ही पे करना है। ये कैसा नियम हो गया, खुद का टैक्स खुद पे करेंगे। तो इसलिए बहुत सारे गवर्नमेंट रूल से इसको एग्जम्प कर दिया गया है। फाइनेंशियली ऑटोनॉमी है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब रुपया, रुपया को लेकर के इसको छोड़ दिया गया है जी। रुपया को लेकर के इसको छोड़ दिया गया, मतलब जाओ तुम फाइनेंशियली जो डिसीजन लेना तुम खुद लेना। ऑडिटिंग, ऐसे केस में गवर्नमेंट उसको ऑडिटर अपॉइंट करके देगा, क्योंकि गवर्नमेंट का स्टेक है ना 51%। तो गवर्नमेंट बोलेगा हमारा पैसा लगा है, तुम पैसा सही से यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि हम तो तुमको फाइनेंशियली ऑटोनॉमी दे दिए हैं कि तुम खुद से अपने डिसीजन पे तुम काम कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, रुपया लगा सकते हो, रुपया पे कमा सकते हो। अब रुपया सही से लगा रहे हो कि फ्रॉड कर रहे हो तुम्हारा एम्प्लॉय कुछ, तो वहाँ पे विजिलेंस होता है। सुनिएगा आप लोग, सेल वेल में विजिलेंस होता है। हर एक एम्प्लॉय को अपना प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन देना पड़ता है, और उससे गवर्नमेंट और वहाँ पे विजिलेंस डिपार्टमेंट ये तय करता है कि इसको सैलरी इतना मिलता है तो इतना प्रॉपर्टी हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर ज़्यादा प्रॉपर्टी रहेगा तो छानबीन होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दिया गया था। अब तो ऑडिट होगा, तो ऑडिट के लिए गवर्नमेंट एक ऑडिटर अपॉइंट करके देगा। और वो जो इंस्टीट्यूशन होता है ऑडिटर अपॉइंट करने का, उस इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं C&AG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, फुल फॉर्म। नाउ, अच्छा, जब मैं समझा रहा हूँ इसके दौरान अगर आपको कुछ लग रहा है तो कॉपी तो होगा ही, तो कुछ कुछ लग रहा है तो आप लोग बगल में लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं, सुनते रहिएगा, कुछ कुछ लगे कि इंपॉर्टेंट है तो लिख सकते हैं उसको। एडवांटेज देख लीजिए, इस कंपनी का एडवांटेज क्या है सर, बड़ा आसान है, इसको बड़े आसान से इसको बना सकते हैं आप। मैनेजमेंट बड़ा एफिशिएंट होता है सर। प्राइवेट भी पार्टिसिपेशन कर सकता है, क्योंकि आपको अगर सेल कंपनी में पैसा लगाना है तो सेल का आप शेयर होल्डर बन जाइए, आप भी पार्टिसिपेट करिएगा सेल में, है ना। ये फ्लेक्सिबल होता है ऑपरेशन में सर, और ये सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। डिसएडवांटेज, कभी कभी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आएगा, कभी कभी नहीं आएगा। ऐसे केस में पब्लिक को लेकर के उसका अकाउंटेबिलिटी बहुत कम रहता है, गवर्नमेंट को लेकर के ज़्यादा रहता है। कन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यहाँ उद्देश्य का ही विवाद है। कंपनी क्यों बना, प्रॉफिट कमाने के लिए, बट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है, अब उसको पैसा चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव घुस गया, कंपनी के ऑब्जेक्टिव में इसका ऑब्जेक्टिव घुस गया, तो इसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, है ना। लैक ऑफ गवर्नमेंट, लैक ऑफ गवर्नमेंट क्या लिखाए थे, लैक ऑफ गवर्नमेंट लिखाए थे, लैक ऑफ गवर्नमेंट, मतलब व्हाट इज लैक ऑफ गवर्नमेंट, है ना। लैक ऑफ फुल गवर्नमेंट कंट्रोल, लैक ऑफ फुल गवर्नमेंट कंट्रोल मतलब सिंपल सी बात है सर, अगर पूरा का पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में दे दे तो बढ़िया बात है। आधा अधूरा में यही होगा जी, इन्वॉल्व होगा, छोड़ देगा, कभी इंटरेस्ट लेगा, कभी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा, कभी इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लेगा, तो ये बोलते हैं। हाँ, ज़्यादा रहता है, ज़्यादा रहता है। नाउ ये था आपका पब्लिक सेक्टर। अब बात करते हैं हम लोग, प्राइवेट सेक्टर हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया, अब बात करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल इंटरप्राइजेज। ये इंटरप्राइज ऐसा होता है जो ग्लोबली बिजनेस करता है, एक देश में बैठ करके कई देश में बिजनेस करता है। ऐसे कंपनी को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, या सिंपल आजकल के भाषा में एमएनसी कंपनी। कहाँ नौकरी करता है, एमएनसी कंपनी में नौकरी करता है। मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल मतलब कई नेशन इन्वॉल्व हैं। तो एमएनसी वैसा कंपनी होता है जहाँ हेड ऑफिस एक कंट्री में है, बट काम कईयों कंट्री में कर रहा है। कैसे सर, बाय सेटिंग अप फैक्ट्री, बाय सेटिंग अप ब्रांचेस, बाय सेटिंग अप ऑफिसेस।
चाहे हम इंडिया में बैठे हैं, यूएस में फैक्ट्री लगा के काम करें, या यूएस में एक ब्रांच ऑफिस खोले काम करें, या यूएस में नॉर्मली एक जगह दुकान खोल के काम करें, जैसे भी काम करें, तो हमारा कंपनी बन जाएगा एमएनसी कंपनी। MNCs are also known as transactional corporation या global enterprises। ट्रांजिशनल 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 कॉर्पोरेशन और ग्लोबल इंटरप्राइजेस। एमएनसी को सिंपल शब्द में समझिए, मल्टीनेशनल कंपनी को ग्लोबल इंटरप्राइजेस बोला जाता है। इसका फीचर, ऐसे नहीं क्रिएट होगा, ये ऐसे नहीं चलेगा, बहुत पैसा लगेगा। सोचिए, आप यहाँ बैठ करके यूएस में एक ब्रांच ऑफिस खोल रहे हैं, यहाँ बैठ करके यूएस में आप फैक्ट्री डाल रहे हैं, छोटा मोटा पैसा लगेगा क्या? भारत में फैक्ट्री डालने में बहुत पैसा लगता है, तो इसे इट्स रिक्वायर ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। दूसरा, इंटरनेशनल ऑपरेशन होगा। तीसरा, सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है ऐसे कंपनी का। ऐसे नहीं कि यूएस में खोल दिए तो यूएस में कंट्रोल होगा, इंडिया में खोल दिए इंडिया में कंट्रोल होगा, इंग्लैंड में खोल दिए इंग्लैंड में कंट्रोल, नहीं, कंट्रोल एक जगह रहेगा। सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है। नहीं तो पता चला कि यूएस वाले लोग अपने हिसाब से काम किए जा रहे हैं। अभी देखिए ना, रिलायंस रिलायंस सब जगह है, लेकिन कंट्रोल तो महाराष्ट्र से हो रहा है, मुंबई से हो रहा है, पॉलिसी तो वहीं पे बन रहा है। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज कंट्रोल। एडवांस टेक्नोलॉजी, ये एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अब सोचिए, यहाँ बैठे बैठे हम विदेश को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, हमारी टेक्नोलॉजी उस तरह का होना चाहिए। इसको मैनेजमेंट करने वाले लोग पॉलिटिकल वाले नहीं होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं। और इनका मार्केटिंग बहुत ब्रांडिंग पावर के साथ किया जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप देश नहीं विदेश टच करने वाले हैं। अब सोचिए ना, आप पैन इंडिया कोई प्रोडक्ट अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर बेचना चाहता है, तो एक्टर एंड एक्ट्रेस को अपॉइंट करता है ब्रांड एम्बेसडर बना करके। आपको तो पूरा वर्ल्ड टच करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रांड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग उसी तरह का करना पड़ेगा। इसीलिए उसको बोला जाता है, इसका फीचर क्या है? मार्केटिंग विद ब्रांडिंग पावर। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया? इसका ये भी फीचर है, टेक्नोलॉजी में ही आ जाएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी में ही आ जाएगा। जो टेक्नोलॉजी हम आज यूज कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी आज से 10 साल पहले विदेश में यूज होता था, तो मुझे वो लेना पड़ेगा। या जो टेक्नोलॉजी मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, दूसरे दूसरे शहरों में बहुत पुराना टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है जी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपना टेक्नोलॉजी उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरा बात? इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका एडवांटेज सर, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉरेन करेंसी होगा शायद, कैपिटल। अच्छा, क्या? हाँ, फॉरेन करेंसी कर लीजिए। तो फॉरेन कैपिटल भी चलेगा, लेकिन करेंसी ज़्यादा ज़्यादा सुटेबल है। हमारा फॉरेन करेंसी का इन्फ्लो होगा अपने देश में। आप सोचिए ना, आप बैठे बैठे यहाँ से यूएसए वालों को सर्विस दीजिएगा, तो यूएसए वाला पैसा थोड़े रुपया में देगा आपको, तो डॉलर में देगा, तो देश में डॉलर आएगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, है ना, नौकरी क्रिएट होगा। तीसरा, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगा, इन्हांसमेंट बोल लीजिए, एडवांसमेंट बोल लीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगा। अब ये टॉपिक, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला टॉपिक, आप लोग को पढ़ना नहीं है, इकोनॉमिक्स में आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? कितना इनफ्लो और कितना आउटफ्लो। तो जितना ज़्यादा अपने देश में फॉरेन करेंसी आएगा, उतना ही ज़्यादा अपने देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होता है। इतना ही समझ चाहिए। मतलब आपका रुपया आता है, समझिए, आप कमाते हैं 10,000 रुपया, खर्चा करते हैं 12,000 रुपया, तो डिफिसिट हो गया ना। तो अपने देश का बजट डिफिसिट में है। अपने देश का बजट कैसा है? डिफिसिट में, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट अपना निगेटिव है। अब चूंकि फॉरेन करेंसी आएगा, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगा, डिफिसिट से सरप्लस की तरफ जाएगा। बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रो, अपना इंडस्ट्री ग्रो करेगा। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, चूंकि आप विदेश में सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो आप खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट दीजिएगा, खराब क्वालिटी का आप सर्विसेज दीजिएगा, तो चलेगा क्या? नहीं, नहीं चलेगा। डिसएडवांटेज क्या है सर? एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब सर, एमएनसी का मेन पर्पस होता है पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। अब उस कारण से रिसोर्सेज को बर्बाद कर देगा। देखिए, आज से 10 साल पहले जो शहर का स्थिति था, वो शहर का स्थिति आज है क्या? नहीं। ये जंगल काट दिया, वो पेड़ काट दिया, यहाँ पे फैक्ट्री बैठा दिया, वहाँ पे प्लांट बैठा दिया, खत्म।
उसको बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉफिट रिपार्टिशन, आप खूब अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, खूब अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, आपका बिजनेस का ऐसा अरेंजमेंट है कि प्रॉफिट का 30% विदेश वाला रख लेगा। हम्म। हम्म। ठीक है जी। इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट रिपार्टिशन। जैसे हम प्रॉफिट खूब कमाएं, लेकिन हमारा 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 प्लानिंग कैसा है, हमारा प्लानिंग ऐसा है कि 30% से 40%, एक मिनट बिटिया मुझे परेशान करेगी, 30% से 40% हम क्या करते हैं, विदेश में ही छोड़ देते हैं उस पैसा को। तो प्रॉफिट रिपार्टीशन हुआ ना। थ्रेट टू लोकल इंडस्ट्री, थ्रेट टू लोकल इंडस्ट्री। अब आप बिजनेस करिए जो कि आपका बिजनेस विदेश में जा रहा है, और इसी बिजनेस में लोकली कोई काम करता है। ठीक है जी, समझिएगा। आप कोई प्रोडक्ट यहाँ से बेचिएगा यूएसए में। अब वो प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि यूएसए में कोई बेचता नहीं होगा, बेचता होगा ना। अब जो बेचता होगा वो क्या करेगा, आपको डराएगा धमकाएगा, ए तुम यहाँ कैसे आ गया, तुम भारत का आदमी, तुम यहाँ कैसे बेच रहा है सामान। इसका डिसएडवांटेज है। जैसे आप लोग एक मिल्क कंपनी है अपने देश में, उसका नाम है अमूल, जानते हैं आप लोग। अमूल, अमूल कहाँ की कंपनी है। हाँ, इंडिया में कहाँ की। गुजरात। कब स्टार्ट हुआ था, 1946 में स्टार्ट हुआ था, आज़ादी से 1 साल पहले। वहाँ के फार्मर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था ब्रिटिश कॉलोनियल। तो ये लोग आपस में वहाँ के हैं, उनका आगे पढ़िएगा आप लोग इसको लेकर के। तो अमूल जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो स्टार्ट किया था जस्ट गुजरात में स्टार्ट किया था, फिर देश को टच किया, आज विदेश में बिजनेस करता है। आपको क्या लगता है उसका चैलेंजेस, जब आप पूरा पूरा केस स्टडी उसका पढ़िएगा तो पता चलेगा कईयों देश में कईयों जगह पे वो बहुत कुछ फेस किया कंपटीटर से वहाँ पे। भारी बिकता है, विदेश में बिकता है। मिडिल ईस्ट एरिया, मिडिल ईस्ट कंट्री हो गया, यूरोप कंट्री हो गया, यूएसए कंट्री हो गया, सब जगह बिकता है। उसको अवार्ड मिल रखा है इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस एसोसिएशन से, बहुत बड़े लेवल पे अवार्ड मिल रखा है, और एक दो बार नहीं कई बार मिल रखा है। तो चूंकि वहाँ की लोकल इंडस्ट्री से थ्रेट मिलेगा ही मिलेगा। आप आईटी कंपनी खोलिएगा यहाँ बैठ करके, विदेश में जाकर काम करिएगा तो आपको थ्रेट मिलेगा ही मिलेगा, वो थ्रेट आपको झेलना पड़ेगा, ये डिसएडवांटेज है। कल्चरल इम्पैक्ट, अब आप जिस कल्चर से हैं तो बिजनेस आप उसी कल्चर में करिएगा। लेकिन आप जैसे ही दूसरे शहर में दूसरे देश में जाते हैं तो आपको फर्क पड़ने लगता है। जैसे वेस्ट बंगाल का बात कर लो, जो कंपनी का कल्चर वेस्ट बंगाल में काम करने का होता है, वही कंपनी अगर आप दूसरी जगह पे जाएंगे तो कल्चर डिफरेंट मिलेगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ का कल्चर जिस तरीका का लोगों का है जीने का, तो उसी कल्चर में काम करेंगे। तो सिमिलरली एक कंपनी का, आप तो सोचो देश ही बदल दिए, तो यहाँ के लोगों का जो कल, जैसे यूरोपियन कंट्री के साथ हो जगह जब आप काम करिएगा, इंडियन इंडियन लोग बड़ी मेहनती, बहुत मेहनती, 9 घंटा के शिफ्ट को, 9 घंटा के काम को 12 घंटा बैठ के करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ के आदमी चल जाए यूरोप में जाके काम करे, देखे, तो वो 9 घंटा के काम में आदमी 4 घंटा भी काम नहीं करता, उसको तो हर 10 मिनट में ब्रेक चाहिए होता है। हर 10 मिनट पे आधा घंटा का ब्रेक चाहिए होता है। 10 मिनट बैठ लिया, बहुत हो गया, उठना पड़ेगा उठना पड़ेगा। मैं काम करता था यूरोपियन कंट्री वालों के साथ, अभी भी मेरा बात होता है उन लोगों से काम के सिलसिले में। तो मैं उनको, उनके साथ काम कर रहा हूँ सिस्टम पे बैठ के, बात हो रही है, बात हो रही है, आधा घंटा हो गया, बोला राकेश आई नीड ब्रेक। तो हमको लगा ठीक है 5 मिनट का ब्रेक लेगा, पी ब्रेक लेगा कुछ, पी नहीं तो टी ब्रेक लेगा, कुछ तो ब्रेक लेगा 5 मिनट का। भाई साहब आधा घंटा तक गायब, आधा घंटा मेरे साथ काम किया, उसका आधा घंटा गायब, फिर आया, फिर आधा घंटा काम किया, फिर 45 मिनट गायब। फिर पता चला इनका कल्चर ही ऐसा है। तो कल्चर इफेक्ट करेगा आपको, करेगा ना। एंड द लास्ट वन इज इंटरफेरेंस इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स तो आप समझिए, पॉलिटिक्स तो कभी छोड़ने वाला नहीं है। देखिएगा, ओहो, ये धंधा विदेशों में कर रहा है। जैसे अपने देश में कंपनी है इन्फोसिस, अपने देश में कंपनी है जेनपेक, मैंने क्लास के दौरान बताया भी होगा। जेनपेक में या इन्फोसिस का आदमी, अभी कुछ दिन पहले इन्फोसिस का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कलकत्ता में आने वाला था, नहीं आया। करीबन
करीबन। हाँ नहीं, ये वाला इन्फोसिस वाला आदमी तो, इन्फोसिस वाला आदमी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का दिक्कत हुआ, रोड में खड़ा रह गया जाम में। और और वो तो जेनपेक्ट वाला जो कहानी था, वो ममता बनर्जी के कारण मामला बिगड़ गया। जेनपेक्ट में उनका मीटिंग था ममता बनर्जी साहब के साथ, वो मिले नहीं, ना मिले। और ऊपर से वो ममता बनर्जी के पास ऑफिस जाते जाते उसको 2-3 घंटा लग गया, फ्लाइट छूट गया। बोला नहीं, हमको जब इतना चैलेंजेस हो रहा है तो हमारे मैनपावर को कितना चैलेंजेस होगा। चला गया, बोला नहीं हम यहाँ काम नहीं करेंगे। तो वही सेम प्रोजेक्ट को ले जा करके पूना में और बेंगलुरु में करीबन आज उसके पास करीबन 24 से 25 हज़ार आदमी काम कर रहा है। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो होगा ही, पॉलिटिकल इन्वॉल्व होगा ये ग्लोबल इंडस्ट्री, ग्लोबल बिजनेस में। अच्छा, यहाँ तक आकर के आपका ग्लोबल इंटरप्राइज खत्म हो जाता है। उसके अलावा और भी कुछ बिजनेस का फॉर्म होता है, लाइक द जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है, ये आप लोग पढ़िएगा भी, जॉइंट वेंचर का अकाउंटिंग भी पढ़िएगा जब मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोग को। तो जॉइंट वेंचर इज अ एग्रीमेंट, joint venture is a agreement between two or more businesses to start a new project by sharing इन्वेस्टमेंट, कंट्रोल एंड प्रॉफिट्स। आप बिजनेस कर रहे हैं सर, बोलता है ना हमारे साथ वेंचर करोगे, हमारे साथ बिजनेस करोगे। तो एक तो होता है पार्टनरशिप। तो सर ये तो पार्टनरशिप जैसा हो गया, तो बोल सकते हैं सर टाइप ऑफ पार्टनरशिप बोल सकते हैं जी। टाइप ऑफ पार्टनरशिप में बोल सकता हूँ, बट इट इज नॉट अ पार्टनरशिप एग्जैक्टली। ठीक है जी। क्यों सर ये पार्टनरशिप क्यों नहीं है, आप बोल रहे हैं पार्टनरशिप जैसा? क्योंकि पार्टनरशिप में इंडिविजुअल जुड़ते हैं, यहाँ पे बिजनेस ही बिजनेस के साथ जुड़ेगा, इसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। ठीक है जी। और सर ज्वाइंट वेंचर का कभी कभी आप पर्पस देखिएगा, बड़ा शॉर्ट पीरियड का होता है, शॉर्ट टर्म का होता है, कुछ पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ये लोग वेंचर स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। जैसे सर एग्जाम्पल के रूप में हमने लिखा इधर मारुति सुजुकी लिमिटेड, टाटा स्टारबक्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। फीचर इसका क्या होता है सर, ओनरशिप बढ़ जाता है इन लोगों का, रिस्क घट जाता है, रिस्क शेयर हो जाता है, रिवॉर्ड बढ़ जाता है आपस में, इनका सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता है, स्पेसिफिक पर्पस होता है, खास पर्पस से बनता है, लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए बनता है, मैनेजमेंट कंट्रोल करते हैं इन लोग का। ठीक है जी। नाउ लास्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। इसको क्या बोलते हैं सर? इसमें सर बोला जाता है इट रेफर्स टू कोलैबोरेटिव एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। जहाँ पे देखिए ये पब्लिक भी है प्राइवेट भी है। पब्लिक कौन था? गवर्नमेंट। पब्लिक प्राइवेट कौन था? वो जो प्राइवेटली काम करता है। अब इन दोनों को मिला करके मैं इसको बोल सकता हूँ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, ऐसा करके कोई बिजनेस चलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पीपीपी सेक्टर या पीपीपी पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर? इनका ऑब्जेक्टिव होता है टू कंबाइन द, क्या लिखे हैं, कंबाइन द, क्या ही, इफिशियंसी, इफिशियंसी, इफिशियंसी ई कर दीजिएगा, इफिशियंसी, इफिशियंसी का स्पेलिंग सही नहीं है, इफिशियंसी, टू कंबाइन द इफिशियंसी इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर विद द पब्लिक वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। जैसे हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं प्राइवेटली, हमारा टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, हमारा टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। अब गवर्नमेंट सोच रहा है कि भाई साहब अगर इसके साथ हम जुड़ जाएं तो इसका टेक्नोलॉजी को यूज कर करके हम पब्लिक वेलफेयर को और भी अच्छा कर सकते हैं जी। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव तो पब्लिक वेलफेयर है, उसको अच्छा करने के लिए जब वो प्राइवेट सेक्टर के साथ जुड़ता है तो वो बन जाता है जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका फीचर है चूंकि ये कोलेबोरेशन है, मिल के काम कर रहा है, कोलेबोरेशन बोलते हैं इसको। इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, शेयरिंग बढ़ जाता है। एग्रीमेंट इनका लॉन्ग टर्म का होता है, शॉर्ट टर्म का नहीं होता। फोकस ऑन आउटकम, इनका फोकस जनरली रिजल्ट पे होता है। प्राइवेट सेक्टर के द्वारा इनोवेट किया जाता है ऐसे सेक्टर में, और इनका पर्पस पब्लिक वेलफेयर होता है। जैसे दिल्ली मेट्रो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्मार्ट सिटी मिशन। सो इन तरह के ऑर्गेनाइजेशन को या इन तरह के अरेंजमेंट या कोलेबोरेशन को आप क्या नाम दीजिएगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कंप्लीट चैप्टर 3। चैप्टर 4 पे चल सकते हैं? चल सकते हैं सर। टाइम है ना, खत्म ही करा दूं फिर दोनों रिवीजन। लेट से स्टार्ट किए, शाम वाला 5 बजे से अगर आप नहीं कर पाएंगे तो ठीक है, 5 बजे मैं नहीं कराऊंगा फिर। ये कौन सा था, 2 था ना, 3। और मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा सा ना नेक्स्ट वीक में आप लोग थोड़ा सा ऑनलाइन अवेलेबल रहिएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं 13 तारीख से, मैंने बताया था ना 13 तारीख से मैं ऑडिट पे निकलूँगा मुंबई। तो थोड़ा सा ना 1-2 दिन क्लास बंद भी रहेगा, और उस वीक में शायद आप लोग का एग्ज़ाम भी रहेगा।
तो इन केस अगर हम लोग अगर कनेक्ट किए तो ऑनलाइन ही कनेक्ट करेंगे। एंड लॉ एंड ऑडिट का ना नोट्स मेरा बना हुआ है, तो अगर आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो मैं रात में उसके ऊपर इसी तरह से रिकॉर्डिंग कर करके टॉपिक वाइज हम आपको भेज देंगे या दे देंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और क्लास में हम डिस्कस करेंगे दोबारा रिवीजन पर्पज से उस भी। हाँ, रिवीजन पर्पज से उसको आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और क्लास में हम डिस्कस भी कर लेंगे टॉपिक को। बचा हुआ तो बस अपना लॉ एंड ऑडिट ही है, वो भी कर लेंगे, बाकी सब हो गया है जी। नाउ आइए बिजनेस चैप्टर नंबर 4 में बिजनेस सर्विसेज को लेकर के। बिजनेस सर्विसेज किसको बोलते हैं? बिजनेस सर्विसेज सर एक तरह का इनटेंजिबल एक्टिविटी सर्विस है ना, सर्विस को टच नहीं किया जा सकता, गुड्स को टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, फील किया जा सकता है ना, लेकिन सर्विसेज को टच नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको बोला गया इनटेंजिबल एक्टिविटीज। बिजनेस के इनटेंजिबल एक्टिविटीज को हम लोग बोलते हैं बिजनेस सर्विसेज। ठीक है सर, इसको कब कंज्यूम किया जाता है सर? गुड्स को क्या है, हम ले जाते हैं आराम से घर पे रख देंगे, 2 महीना बाद यूज करेंगे, है ना, तो वो हो गया कंजम्पशन बाद में। लेकिन सर्विसेज क्या है, आज पढ़ा दिए, सर्विसेज आज मिल गया आपको, है ना। बहुत तेज बारिश हो रहा है जी, आप लोग की तरफ बारिश हो रहा है क्या? हम्म, तो इसको बोलते हैं हम लोग बिजनेस सर्विसेज, इनटेंजिबल एक्टिविटीज को। These are the performed to satisfy the customer need। कस्टमर नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ये काम किया जाता है सर, सर्विसेज तो वही है ना। इन सिंपल शब्द में अगर मैं बोलूं तो सर्विसेज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी को दिया जाता है। जैसे अभी मैं दे रहा हूँ आपको, क्या दे रहा हूँ? सर्विसेज ही तो दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक का बात कर लेते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विसेज के बारे में। तो इंटेंजिबिलिटी होता है, इसको छू नहीं सकते। इनसेपरेबिलिटी होता है, इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या अलग अलग? नहीं सर, इसको बांट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, डिवीजन नहीं कर सकते। वेरिएबिलिटी होता है सर वेरिएबिलिटी का मतलब होता है बदलते रहता है, वेरिएबिलिटी। इन्वेंट्री, इसका कोई स्टोर नहीं किया जा सकता सर। सर्विस को स्टोर कर लीजिए, मेरा पढ़ाई को आप स्टोर कर लीजिए, नहीं स्टोर नहीं किया जा सकता। लैक ऑफ ओनरशिप, इसका कोई ओनरशिप नहीं है, आप हमारे पढ़ाए हुए बात को आप किसी और को भी पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। लैक ऑफ ओनरशिप। कस्टमर पार्टिसिपेशन, इसमें कस्टमर को पार्टिसिपेट करना पड़ता है सर्विसेज के केस में, है ना। जैसे मैंने बोला बाइक का सर्विस, तो बाइक का सर्विस में आपको सर्विस के लिए आना पड़ेगा, बाइक सर्विस कराना पड़ेगा, ये आपको आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। कस्टमर को यहाँ पे हमारा पार्टिसिपेशन का जरूरत पड़ जाता है। नाउ टाइप ऑफ सर्विसेज, सर सर्विसेज कितने तरह का होता है? तो सर्विसेज मैंने बताया 2 तरह का होता है। एक सर बिजनेस सर्विसेज, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा सर सोशल सर्विसेज, जैसे एनजीओ वेलफेयर, मैंने सोशल पर्पज से। तीसरा सर पर्सनल सर्विसेज, पर्टिकुलर एक प्राइवेट सर्विसेज जिसको हम बोल सकते हैं। बिजनेस सर्विसेज में देखिए, बिजनेस सर्विसेज में हम लोग इतने सर्विसेज को पढ़े, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, वेयर हाउसिंग सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। नाउ बैंकिंग सर्विसेज के बारे में बात करते हैं सर। बैंकिंग सर्विसेज किसको बोलते हैं? बैंक का मतलब क्या है? बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन सर जो पब्लिक से डिपॉजिट लेता है और लोगों को लोन देता है सर। पब्लिक से डिपॉजिट लेता है तो उसको इंटरेस्ट चुका रहा होता है, जब लोन देता है तो उससे इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहा होता है, और इसी के बीच के डिफरेंस को उसका कमाई होता है जी। इसको बोलते हैं बैंकिंग सर्विसेज। सर बैंक में क्या होता है सर? बेसिकली अकाउंट खुलता है सर, और अकाउंट के थ्रू वो सर्विसेज देते हैं। तो सर कितने तरह का अकाउंट खुलता है? तो कुछ अकाउंट्स के प्रोडक्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे सर टाइप ऑफ बैंक अकाउंट में पहला अकाउंट आता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का मतलब क्या हो गया? आदमी को इनकरेज किया जाता है कि भाई आप सेविंग करो, 10,000 रुपया कमाते हो, 10,000 रुपया खर्चा मत करो, 10,000 में 2,000 बचाओ, 2,000 बचा करके बैंक में जमा करो, सेव करो, सेव करो, इनकरेजेस सेविंग्स। और उसमें विड्रॉल का लिमिट लगा दिया जाता है कि भाई साहब इतना ही पैसा निकाल सकते हैं, है ना। अ, और आप अपने अकाउंट, लिमिटेड का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जितना आप सेविंग करके रखिएगा उतना ही पैसा निकाल सकते हैं। लिमिटेड का मतलब क्या हो गया? जितना आप सेविंग करिएगा उतना ही आप निकाल सकते हैं, जब चाहे आप, जब और जब चाहे जब आप डिपॉजिट कर सकते हैं। कैन डिपॉजिट वेन एवर सरप्लस इज अवेलेबल, कमा करके जितना आपका सरप्लस होता है खर्चा करने के बाद, उसको आप जब चाहे जब आप इसमें डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो ऐसे अकाउंट को हम लोग सेविंग अकाउंट बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द पर्सन जो अकाउंट मेंटेन करता है वो सेविंग अकाउंट होता है। आपका जितना अकाउंट होगा देखिएगा घर पे जाके पासबुक, तो सेविंग अकाउंट होगा। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट
कम ही होता है जी। कम होता है मतलब फ्लक्चुएटिंग होता है ना, पैसा ना डाल रहे हैं निकाल रहे हैं, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। पैसे को लंबे समय तक छोड़िएगा तब उस पर इंटरेस्ट बैंक ज़्यादा देगा, वो होता है एफडी। इसीलिए मैंने लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दिस अकाउंट इज जनरली लोअर देन फिक्स डिपॉजिट। थोड़ा फिक्स डिपॉजिट से यहाँ पे कम मिलेगा। दूसरा अकाउंट होता है करंट अकाउंट, जो बिजनेस इन्वेस्ट करता है, जैसे हम लोग का अकाउंट होता है। हम लोग अकाउंट किसके थ्रू ऑपरेट करते हैं? करंट अकाउंट करते हैं। उसमें ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट का लिमिट हो सकता है सर, तो उसमें बिना पैसा रखे हुए भी आप पैसा निकाल सकते हैं। ऐसे अकाउंट को बोला जाता है करंट अकाउंट, इसमें किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तीसरा आता है एफडी अकाउंट। एफडी अकाउंट का मतलब हो गया कि आप रुपए को जमा कर दीजिए, फिक्स्ड कर दीजिए लंबे समय के लिए, और इसमें इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि उसी रुपया से बैंक बिजनेस कर रहा है। रेकरिंग डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब हो गया आदमी कमा रहा है, हर महीने एक नियम बना ले कि हम हर महीने 2,000 रुपया, 500 रुपया, 1,000 रुपया जमा करेंगे। रेकरिंग उसको बोलते हैं बार 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 बार, रेकरिंग डिपॉजिट। मंथली डिपॉजिट इसको बोल सकते हैं, या कोई फिक्स टर्म के लिए हम 10 साल तक ऐसा काम करेंगे। ये वेरी गुड ऑप्शन है फॉर द सैलराइड पर्सन, जो आदमी सैलरी में, उनको ये करना चाहिए। अगला आता है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या है, इन सबको कंबाइन करके एक अकाउंट खुला लेते हैं सर। करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, बैंक का प्रोडक्ट होना चाहिए ऐसा। तो वो उस अकाउंट को बोल देंगे मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। सर बैंक का मेन काम क्या है सर? बैंकिंग सर्विसेज में क्या होता है सर? तो बैंकिंग सर्विसेज में मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया, बैंक आपसे पब्लिक से डिपॉजिट लेता है सर, और पब्लिक को लोन एंड एडवांसेस देता है सर, पहला। एंड दूसरा, तीसरा, डिमांड ड्राफ्ट का जरूरत पड़ता है बैंक में, डिमांड ड्राफ्ट जा करके बना सकते हैं। चेक वाला ये चेक नहीं, वो CHEQUE वाला चेक है, इसको सुधार लीजिए कॉपी पे, चेक फैसिलिटी है ना आप लोग? हाँ है। चेक, चेक को सुधार लीजिए, CHEQUE चेक, वो जो चेक होता है ना, वो चेक फैसिलिटी। ये चेक जांच वाला चेक नहीं, वो चेक वाला फैसिलिटी, चेक फैसिलिटी देता है हम लोग को। ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, हम लोग के पास ओवरड्राफ्ट का भी सिचुएशन बना बना सकते हैं, वो फैसिलिटी दे सकता है कि साहब हम बिजनेस करते हैं, हमारे पास हमेशा 5 लाख का स्टॉक रहता है, तो हम आपके यहाँ 1 लाख पे रखेंगे, बट हमको जब जरूरत पड़ेगा तो 5 लाख तक निकालने का हमको आप फैसिलिटी दे दीजिए। तो वो क्या करेगा, आपके स्टॉक स्टॉक को जांच करेगा, बोलेगा हाँ इसके पास तो रहता है 5 लाख, मतलब अगर इनकेस निकाल लेता है 5 लाख और अगर नहीं चुकाता है तो इसको स्टॉक को हम लोग सीज कर लेंगे। तो उस तरह की फैसिलिटी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सेम फैसिलिटी होता है क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी, सेम चीज एग्जैक्टली सेम लिमिट, मतलब हमको कुछ उधार का लिमिट देता है कि आप 1 लाख तक उधार ले सकते हैं हमको। डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड देता है, जैसे नॉर्मल एटीएम से जो पैसा ला के निकालते हैं वो डेबिट कार्ड हो गया। क्रेडिट कार्ड का मतलब हो गया अभी पैसा दे दीजिए, आपके पास अकाउंट में पैसा नहीं है, पैसा दे दीजिए, आप हमको बाद में चुकाते रहिएगा, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। NEFT, हम पैसा ऑनलाइन एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो एक तो यूपीआई, फोन पे, ये सब हो गया। दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, उसको हम लोग NEFT कहते हैं, वो ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू किया जाता है। इसका लिमिट होता है टिल द 5 लाख रुपीज। आरटीजीएस इज टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, बट ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। जब जब बैंक का साइकिल चलेगा तो जैसे ही आप आरटीजीएस एक जगह से भेजेंगे दूसरी जगह पे वो जाकर के क्रेडिट हो जाएगा। आरटीजीएस, ई कैश एंड डिजिटल कैश का भी फैसिलिटी दे रखा है। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ द बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज में इतना सारा फंक्शन होता है जी। बेनिफिट क्या है सर बैंकिंग सर्विसेज से? कस्टमर को क्या बेनिफिट है? तो डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, आप डिजिटली पेमेंट कर पाते हैं। देखिए, सब्जी लेते हैं उसको पेमेंट कर दीजिए, ग्रोसरी लेते हैं उसको पेमेंट कर दीजिए डिजिटली। रुपया, रुपया देखे हुए तो कई साल हो गया, कई साल, कई कई लोग को तो रुपया देखे कई साल हो गया। 2000 का नोट आया तो शायद हमारे पास एक दो को आया होगा, नहीं तो हम नोट तो देखे ही नहीं आज तक। एक बार आया था बहुत दिनों बाद, मतलब इसको पहली बार ही हमारे पास आया है। कई 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 लोग रुपया जो है स्टोर करने का बड़ा शौकीन होते हैं, बोलते देखो हमारे पास ये नया वाला सिक्का है। हम बोले यार रख के क्या करेंगे, हमारा जरूरत ही नहीं होता। अगर हमको सब्जी भी लेना होता है तो डिजिटल पेमेंट, पहले उनसे पूछते हैं भैया फोन पे लेंगे, बोले हाँ, तब हम लेते हैं डिजिटल पेमेंट। एंड ट्रांसपेरेंसी, ई बैंकिंग से हमारा ट्रांसपेरेंसी है, जब मन तब अपने बैंक का बैलेंस चेक कर लीजिए। अभी कुछ दिन पहले बोल रहे थे तो, और कि सर ये चार्जेस आ जाएगा, तो अब पता नहीं शायद आ जाएगा, और शायद आ भी गया है। 5 बार से ज़्यादा बैंक का अपना बैलेंस चेक करिएगा तो बैलेंस चार्जेस लगेगा। हाँ, हाँ, ICICI का मेरा अकाउंट है, तो हमारे पास मैसेज आया था ये बात, हम बोले अच्छा, हमको याद आया कि अच्छा आप बोले थे ये बात, देखो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। खैर चार्जेस का डिफरेंट मैटर है, वो बेनिफिट बैंक को जाएगा, लेकिन हम लोग के पास ये बेनिफिट है कि सर हम अपना बैंक का बैलेंस चेक कर पाते हैं ई बैंकिंग रहने पर। 24/7 सर्विसेज है। अब पहले अगर ई बैंकिंग नहीं था तो क्या था, हम लोग बैंक जाते थे, लंच पे चला गया तो वेट कर रहे हैं। अभी क्या है, आप
और भी बैंक का टाइम है। हमको याद है एक बार हम बैंक सर्विसेज के लिए हम गए थे बैंक के लिए, 3 बजे निकले, 3:30 में निकले कि भाई साहब 4 बजे बैंक बंद हो जाता है। जाते जाते 4:05 हो गया, बैंक का गेट आधा बंद। अंदर से आया, बोला मैनेजर, वो जो गार्ड होता है, बोला नहीं खुलेगा। हम बोले मैनेजर साहब से बोलिए काम है हमारा। बोले नहीं नहीं खुलेगा सर, बैंक बंद। तो ये हाल होता है जी। बट अभी ई बैंकिंग सर्विसेज क्या हो गया, हमको जाना ही नहीं है बैंक, मैं बैंक जाता ही नहीं हूँ। एवरी टाइम हम बैंकिंग सर्विसेज कर सकते हैं। कन्वीनियंस होता है, आसान है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। पहले क्या था ना, थोड़ा थोड़ा देखो, अगर देखिए आज का जो हमारे युग में जो सामान जो चीज़ है जो फैसिलिटी है उसको अच्छे से यूज करिएगा तो, अब डिसिप्लिन मेंटेन करिएगा तो बढ़िया है, और डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करिएगा तो मिस यूज। मोबाइल मिल गया तो मोबाइल से पढ़िए देखिए, है ना, अच्छा यूज करिएगा तो बढ़िया है। अब मोबाइल पे रील्स देखते रहिएगा तो टाइम पास है। तो कहने का मतलब है कि हम आज ये जो ई बैंकिंग है हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्यों सर, हमको अगर 12 रुपये का सब्जी लेना है तो हम 12 रुपये ही हमारे बैंक से निकल रहा है। पहले क्या था, 12 रुपये बैंक से पैसा निकलता था क्या? नहीं, हम पहले 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10 रुपये निकालते थे, और अन्य सारी चीज़ पे खर्च करते 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 खत्म हो जाता था। अभी क्या है, हमारा लिमिट हो गया, नहीं 12 तो 12, 15 तो 15, 255 रुपये तो 255 रुपया। तो ये फिनेंशियल डिसिप्लिन भी क्रिएट करता है जी, ये भी बेनिफिट है कस्टमर को। अनलिमिटेड एक्सेस, ऐसे ई बैंकिंग को लेकर के कोई ये नहीं रहेगा आपको चार्जेबल, क्योंकि लॉगिन करिए नेट बैंकिंग से, आप बैलेंसेस जांच करिए नेट बैंकिंग से, वो फ़ोन पे वो डिजिटली वो जो चैनल यूज़ कर रहे हैं ना, प्लेटफॉर्म का चार्जेस लगेगा आई थिंक। नेट बैंकिंग में लॉगिन कर करके ये अनलिमिटेड एक्सेस है, रिस्क ही नहीं है सर, बहुत कम रिस्क की है। अनटिल अनलेस कि आप अपना पासवर्ड उसको किसी को दे दीजिएगा, तो फिर रिस्क तो आपका फिर ख़त्म, लेस रिस्क है सर। बैंक को क्या बेनिफिट है सर, तो कंपटीटिव एडवांटेज, जितना बढ़िया सर्विसेज देगा उतना ज़्यादा उसका कस्टमर रहेगा। अनलिमिटेड नेटवर्क, पहले एक शहर को टच करता था, आज गांव गांव में बैंक का, हम आईसीआईसीआई में अकाउंट है, पीएनबी में अकाउंट है। क्यों? क्योंकि उसका सर्विसेज इतना अच्छा है कि मैं यहाँ बैठे बैठे काम कर रहा हूँ, अनलिमिटेड नेटवर्क है। लोन एंड ब्रांचेस का जो है मामला घटेगा, रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा ज़्यादा। क्या लिखाया था, रिड्यूस लोन, लोन लिखाया था, लोन ऑन ब्रांचेस। हाँ, लोड और ब्रांचेस, लोड उसका घटेगा और ब्रांचेस घटेगा। ठीक है जी, ये हो गया आपका बैंकिंग सर्विसेज। दूसरा सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस का मतलब होता है सर, जब मुझे किसी चीज़ का रिस्क है, मेरा रिस्क है कुछ चीज़ खराब ना हो जाए, मेरा रिस्क है ये चीज़ लॉस ना हो जाए, तो वो रिस्क को कवर करने के लिए हम ऐसे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो हमारे लॉस होने पे हमको कंपनसेट कर देगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं इंश्योरेंस। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द इंश्योरर, कंपन इंश्योरर का मतलब जो जो रिस्क ले रहा है कि तुम्हारा रिस्क हम ले लेते हैं। इंश्योरर कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर लॉस इन रिटर्न फॉर द प्रीमियम। क्यों? उसको क्या मिलेगा? उसका प्रीमियम मिलेगा। अब सर कितने तरह का इंश्योरेंस होता है, तो यहाँ पे लिखा है आपको 5 तरह का इंश्योरेंस। एक लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस मतलब किसी इंसान का डेथ को लेकर के डर है कि भाई हम हमारा मृत्यु हो जाएगा तो हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे फाइनेंशियल सपोर्ट का क्या होगा, तो उस केस में आप जाकर के लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए। आपको लगता है कि हमारे दुकान में आग लग जाएगा तो क्या होगा, तो कुछ आप करके आप फायर इंश्योरेंस करा लीजिए। आपको लगता है कि हम सी रूट के थ्रू, वेसल के थ्रू सामान एक देश से दूसरे देश में ले आते हैं, समुद्र पार कर करके, सागर महासागर पार कर करके, तो वो भी रिस्क है सर ड्यूरिंग द ट्रांजिट, तो मेराइन इंश्योरेंस करा लीजिए। आपको लगता है कि आजकल इतना बीमारी हो गया है कि हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट इतना बढ़ रहा है, तो आप हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट को कवरेज लेने के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए। आपको लगता है व्हीकल का इंश्योरेंस करा लेते हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस करा लेते हैं, तो वो हो गया आपका जनरल इंश्योरेंस। सो दीज टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो कि हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में सर्विसेज में काम आता है सर। इसका प्रिंसिपल क्या है सर? ये अटमोस्ट गुड फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ मतलब ये गुड फेथ में ही काम करता है जी, झूठ बोल करके या झूठा ये नहीं काम करेगा। आप देखिए ना, इंश्योरेंस लेने आएगा आपको, इंश्योरेंस वाला पहले बोलेगा हमारा क्लेम का परसेंटेज है, क्लेम पास परसेंटेज है 99.75%, मतलब हम 99% लोगों को पैसा दे देते हैं, फंसाते नहीं है। तो इंश्योरेंस का प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ, गुड फेथ पे आप आइए, गुड फेथ पे वो भी काम करेगा। दूसरा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अपना हमारा 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 मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि हम इंश्योर हो जाएं खुद को। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि हमारे हेल्थ को लेकर के पैसे देने में बहुत ज़्यादा का बर्डन ना आ जाए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंडेमिनिटी, इंडेमिनिटी का मतलब है, इंडेमिनिटी का मतलब होता है, जैसे हमने क्लास के दौरान डिस्कस भी किया होगा, इंडेमिनिटी का मतलब होता है एक तरह का
अम, शपथ। इंडेमनिटी का मतलब शपथ, हिंदी में उसको शपथ बोलते हैं। हाँ, हम शपथ लेते हैं कि हम, जैसे होता है ना एल आई सी में आपको ये लिखना पड़ता है कि भाई साहब अगर लाइफ को कुछ होता है तो मैं पे तो करूंगा कंपनी वाला, लेकिन ये भी लिखता है कि तुम अगर सुसाइड कर लोगे तो ये शपथ देता है भाई कि हम सुसाइड करके अपना लाइफ को डैमेज करके आपसे इंश्योरेंस नहीं लेंगे, होता है इंडेमनिटी। कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है आपको मेनली आपको तो प्रीमियम देना पड़ेगा, प्रीमियम ही कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका। प्रोक्सीमेट काउज, प्रोक्सीमेट काउज का मतलब, जो मैंने थोड़ा देर पहले इंडेमनिटी में बोला, सिमिलरली सेम चीज़ यहाँ पे, जैसे हम लोग का जितने भी इंश्योरेंस होता है उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होता है। वो टर्म्स एंड कंडीशन में सब कुछ लिखा रहता है भाई, जब ये होगा तभी आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, ये होगा तभी आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। उसी को बोलते हैं प्रॉक्सिमेट काउज। इसी प्रिंसिपल पे इंश्योरेंस काम करता है। जैसे आपका वो है ना, वो एक जो मूवी का नाम भी हम क्लास के दौरान बोले थे, ओ माई गॉड करके जो आया था, उसमें देखिएगा परेश रावल है, अक्षय कुमार है, ये सब लॉस हो जाता है। इंश्योरेंस वाला बोलता है नेचुरल रीजन के कारण हुआ है, नेचुरल डिजास्टर के कारण हुआ है, ये भगवान का जो है प्रलय है, तो ये नहीं मिलेगा। तो बोलता है अरे ऐसे कैसे। तो उस पे मूवी बना हुआ है, खैर उस पे बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कहने का मतलब अप्रॉक्सीमेट काउजेज का मतलब होता है जो रीज़न से हम आपको इन लॉसेस का हम कवरेज देंगे, उन्हीं रीज़न का ही आपको लॉसेस का कवरेज मिलेगा, उसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट काउज। सबरोगेशन, सबरोगेशन, सबरोगेशन है या स्पेलिंग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। सबरोगेशन का मतलब होता है कि सर जहाँ पे अब एल आई सी कोई कराया, ठीक है एल आई सी कराया और उसी का मृत्यु हो गया, तो पैसा वो थोड़े लेने आएगा, वो पैसा तो लेने नहीं आएगा। उसके बदले में उसका लीगल राइट जो रखता होगा वो कवर करेगा, वो उसको आपको पैसा देना पड़ेगा। ये होता है इंश्योरेंस में। लास्ट, लास्ट है नहीं, लास्ट नहीं, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, और भी है सॉरी। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का मतलब हो गया, अब देखिए फिजिकल मूवमेंट जो होता है वस्तु का, गुड्स का, या लोगों का, आदमी का भी एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उस मूवमेंट का जो मीडियम होता है उसी मीडियम को ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। सो देर आर थ्री वे, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में आप रोड यूज़ करिए, रेलवे यूज़ करिए। वाटर ट्रांसपोर्ट में आप इनलैंड वाटर यूज ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए, या ओशियन के थ्रू आप वाटर ट्रांसपोर्ट करिए, राइट। एयर ट्रांसपोर्ट में आप डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्ट करिए या इंटरनेशनल डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट करिए, जो होता है ना, भारत से आप दुबई जा रहे हैं तो इंटरनेशनल फ्लाइट लेना पड़ेगा। अच्छा, पटना से कलकत्ता आना है तो डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा, डोमेस्टिक एयर फ्लाइट यूज़ करना पड़ेगा। तो ये इसका इंपॉर्टेंस ये है सर, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। अगर सोचिए अगर हमारा ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो हम अपना क्या, बिहार से बैठे बैठे अपने वस्तु को सामान झारखंड में बेच पाते क्या, वेस्ट बंगाल में बेच पाते क्या, तो दूसरा स्टेट तो छोड़ दीजिए, मैं पटना से गया नहीं भेज पाता, मैं आसनसोल से बरनपुर नहीं भेज पाता अगर ट्रांसपोर्ट का नहीं, तो कितना माथा पिलाइड होगा भाई। इसलिए ट्रांसपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है, रोड रेलवे बहुत ज़रूरी है। तो इट फैसिलिटेट द ट्रेड। वाइडर मार्केट, वाइडर होगा, वाइडर, वाइडल नहीं, वाइडर मार्केट, मार्केट बड़ा हो जाता है ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो। रीजनल इम्बैलेंस कम होगा, ऑब्वियस सी बात है कि जहां आप उत्तरी भारत में आप काम कर रहे थे, आप पूरे भारत में काम कर पाइएगा ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए तो। अनइनेबल मास प्रोडक्शन, ऑब्वियस सी बात है, अपना ट्रेड बढ़ाइएगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग इतना ही डिस्कस किए थे। नेक्स्ट आया था आपका वेयर हाउसिंग सर्विसेज। वेयर हाउसिंग सर्विसेज में क्या था कि हमारा तो गुड्स स्टोर होता है, स्टोलिंग नहीं, स्टोर, स्टोर आर कर दीजिए एल को, स्टोरिंग द गुड्स अंटिल दिस सोल्ड। जैसे होता है ना, आप जैसे किसी दुकान में जाइए, बोला ये सामान नहीं है भैया, ये सामान नहीं, दो चार तरीका का और मांगने लगी, बोले रुके रुके गोडाउन से लेके आते हैं, वो गोडाउन से लाके आपको दिखाने लगता है, तो वो होता है वेयर हाउसिंग सर्विसेज। तो छोटा दुकान है तो छोटा गोडाउन, बड़ा दुकान है, बड़ा फैक्ट्री है तो बड़ा वेयर हाउस आपको चाहिए होगा, तो वेयर हाउसिंग सर्विसेज भी चाहिए होगा बिजनेस में। अब वेयर हाउसिंग आपको चार तरीका का यहाँ पे बताया जा रहा है। एक प्राइवेट वेयर हाउस, जैसे ही छोड़ देंगे, बस 5 मिनट में छोड़ देंगे अगर किन्हीं को कहीं लेट वेट हो रहा है तो। प्राइवेट वेयर हाउस जो आपका ही गोडाउन है, आप ही उसमें सामान रखते हैं, प्राइवेट वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस जैसे रेलवे का वेयर हाउस हो गया, एफसीआई हो गया, है ना, उसको बोलते हैं पब्लिक वेयर हाउस। या आप ऐसा ही वेयर हाउस खोलें जैसे सीएनएफ होता है, आप सीएनएफ सेंटर खोलें और आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी आकर के हमारे वेयर हाउस में सामान रख सकते हैं, थोड़ा बहुत हम चार्जेस लेंगे उनसे, वो पब्लिक वेयर हाउस हो गया। बाउंडेड वेयर हाउस, बाउंडेड वेयर हाउस, कोई बाउंडेशन है वेयर हाउस का, इसके बारे में इसके बारे में बाउंडेड है क्या, बाउंडेड ही है ना, एक बार देखिएगा तो कॉपी में बाउंडेड ही लिखाए थे ना, क्या कुछ। हाँ,
अच्छा बाउंडेड, अच्छा ठीक है समझ गया। बाउंडेड वेयर हाउस जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे आप सामान लेकर के आए, ठीक। अच्छा एक सामान को हमने एक्सपोर्ट किया था, हमने एक सामान को एक्सपोर्ट किया था यूएसए में, अब सेम सामान को मंगा लिए, तो वो गवर्नमेंट वाला क्यों भाई, तुमने तो सामान एक्सपोर्ट किया था, तुमने फॉरेन करेंसी लेके आया था, अभी तुम फिर इंपोर्ट कर लिए। बोला, नहीं नहीं सर हम ये बेचे थे और हम कस्टमर को सर्विस दिए थे कि 12 महीने के अंदर कोई चेंज होगा तो मैं बनाऊंगा, तुम उसको बनाने के लिए लाए। बोले तो एक काम करो, हम तुमको एक वेयर हाउस देते हैं, यहीं पे बनाओगे और यहीं से तुम एक्सपोर्ट करोगे, ये इंडिया में आना भी नहीं चाहिए, नहीं तो हम तुमसे इम्पोर्ट ड्यूटी ले लेंगे, बहुत ह्यूज इम्पोर्ट ड्यूटी ले लेंगे। तो उस तरह के वेयर हाउस जो मेंटेन होता है उसको बोलते हैं बाउंडेड वेयर हाउस। एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट वेयर हाउस, जो गवर्नमेंट का ही होता है, और जैसे आपका वो कस्टम डिपार्टमेंट पे जो वेयर हाउस होता है, वो वो आपका गवर्नमेंट वेयर हाउस होता है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है सर, तो ये वेयर हाउस रखने से आपका रेगुलर सप्लाई इंश्योर होता है कि हाँ भाई अगर आप वेयर हाउस में सामान ही नहीं रखिएगा तो रेगुलर सप्लाई में दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि आप तो दुकान में उतना ही रख पाइएगा जितना आपका जगह है, इसलिए वेयर हाउस लोग मेंटेन करता है कि नहीं, हमारे जितना जगह है उतना में तो सामान रखेंगे रखेंगे, लास्ट में हम एक और गोडाउन में मेंटेन करेंगे, इनकेस हमारा अचानक से डिमांड आ गया, अचानक से लोग का डिमांड आ गया तो हम कैसे सप्लाई कर पाएंगे विदाउट मेंटेनिंग वेयर हाउस। सो वी हैव टू मेंटेन द वेयर हाउस। यानी प्राइस प्राइस स्टेबलाइजेशन में हमको हेल्प करता है, क्योंकि हम बोलते हैं ना रेट तो पर डे फ्लक्चुएट होता है, आज का रेट कल का रेट 10 दिन बाद का रेट बदलते रहेगा, और आप गोडाउन में मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका दुकान का रेट भी उसी तरह से स्टेबलाइज नहीं रहेगा, और ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका। एक बार आप बल्क में मंगा लीजिए तो आपका प्राइस स्टेबलाइज रहेगा, आप एक बार 10 यूनिट मंगाइए, फिर 20 यूनिट मंगाइए, फिर 50 यूनिट, तो आपका प्राइस बढ़ते घटते रहेगा। लॉस का रिस्क बहुत कम होता है अगर आप वेयर हाउस मेंटेन करते हैं तो, क्योंकि वेयर हाउस का एक अपना ही सिस्टम होता है, उसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है, बहुत सेफ्टी, तो लॉस होने का बहुत कम चांस है। वेयर हाउस का भी इंश्योरेंस होता है। ठीक है सर। लार्ज सेल प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करता है, बढ़ावा देता है, आप इससे यूज कर पाएंगे बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करने में। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विसेज का मतलब होता है एक आदमी का दूसरे आदमी के बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। कैसे करते हैं सर, बाय द फोन, हमारे बीच और आपके बीच में कैसे हो रहा है, बाय दिस इंटरनेट सर्विसेज। सो ये कम्युनिकेशन सर्विसेज है। तो कम्युनिकेशन सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑर्डर लेना है तो या तो आप सेल्समैन को भेजिए, कहाँ भेजिएगा, बरनपुर से कहाँ भेजिएगा, आसनसोल में तो भेजिएगा, कलकत्ता भेज पाइएगा कि जाओ वहाँ से ऑर्डर लेके आ जाओ, नहीं एक दिन तो जाने में लगेगा, एक दिन आने में लगेगा, फोन है 5 मिनट में काम हो जाएगा। सो कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस। कितने तरह का होता है सर ये कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सर्विसेज तो 3 तरह का होता है। एक पोस्टल सर्विसेज, और मैंने आपको बोला ना पोस्टल सर्विसेज में रजिस्टर्ड पोस्ट, ये स्पीड पोस्ट का पार्सल, ये सब खत्म हो गया, अब नहीं होता है, अब अब ये जो पोस्ट ऑफिस ये सब काम नहीं करेगा, रजिस्टर्ड पोस्ट खत्म हो गया, ये स्पीड पोस्ट अब नहीं होता है, बट मान के चलिए अभी तक है पढ़ना तो हम लोग पढ़ेंगे जी। पोस्टल सर्विसेज, इसके थ्रू हम चिट्ठी लिख के भेज देते हैं आपको, एक ये सर्विसेज हो गया कम्युनिकेट करने का। दूसरा टेलीकॉम सर्विसेज, फ़ोन के द्वारा, लैंडलाइन के द्वारा, ब्रॉडबैंड के द्वारा, हम व्हाट्सएप के द्वारा आपको बता दे रहे हैं, ये टेलीकॉम हो गया। इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, इंटरनेट के द्वारा, ईमेल्स के द्वारा, फैक्स के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम आपको अपने बात को कम्युनिकेट कर दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हो गया। सर इसका रोल क्या है बिजनेस में, रोल लिखिएगा ROLE। रोल क्या है बिजनेस में सर, ये डिसीजन मेकिंग में बड़ा आसान है जी। जैसे हमारे बिजनेस में हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पार्टनर दिल्ली में बैठे हैं, हमको कोई चीज़ डिसाइड करना है तो कम्युनिकेट कर लीजिए, फ़ोन पे बात कर लीजिए, फेशियल एक्सप्रेशन की बात करना है वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग कर लीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लीजिए, आप पूछ लीजिए उनसे। रियल टाइम कोऑर्डिनेशन, रियल टाइम कोऑर्डिनेशन मतलब एकदम साक्षात, जो बोलते हैं ना साक्षात, आप देख लीजिए सामने से कि उसका क्या व्यू है, हमारा क्या व्यू है, ऐसा नहीं हमारा व्यू अभी है जो लिख दिए उनका व्यू आएगा 2 दिन बाद, नहीं, रियल टाइम कोऑर्डिनेशन। इन्हांस कस्टमर सर्विसेज, अगर आप कम्युनिकेशन सर्विसेज आप मेंटेन करते हैं तो अपने कस्टमर को टोल फ्री नंबर दे दीजिए कि भाई अगर किसी तरह का असुविधा हो, कोई परेशानी हो तो इस नंबर पे कॉल करिए, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल, तो एक कस्टमर सर्विसेज में इन्हांस होता है। एंड जियोग्राफिकल वेरियर को खत्म करता है ना, खत्म करता है ना, आप देखिए ना बैठे बैठे रिलायंस वाले को फ़ोन कर दीजिए यहीं से, आप कहीं पे हो, ज्योग्राफिकल बैरियर को ये खत्म करता है जी। यहाँ पे आकर के चैप्टर नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो जाता है, तो चैप्टर नंबर 3 और 4 का रिवीजन अच्छे से हमने आपको करा दिया, इसका वीडियो मैं भेज दूंगा आप लोग को, इसको आप देखते रहिएगा, एग्जाम के पहले भी देख लीजिएगा। और असम वाला वीडियो में हो सकता है कि जैसे आफ्ताब बोले हमको कि हम रहेंगे नहीं, तो मैं ट्राई करूँगा कि 5 बजे ना लेकर के हम रात में उसका हम रिवीजन एक रिकॉर्डिंग लेक्चर बना दें, और नहीं होगा तो यूट्यूब या कहीं पे हम रिकॉर्ड करके डाल देंगे, यानी तो आप लोग को अलग से भेज देंगे। ठीक है जी। ठीक है फिर रखें आज अगला यहीं तक।
गुड गुड, ठीक है। ओके बाय। हाँ, थैंक यू।